हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। प्यारे साथी, सुबह के बज चुके हैं, अब तो दोपहर ही हो गई 12। और आप सभी को पता ही है कि 12 बजे एक बहुत ही शानदार हमारी यूपी ट्रिपल एससी इस जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए मेरे साथी ये आपकी कक्षा एक बहुत ही शानदार वे में चली हुई है। ऋतिक गौतम हमारे साथ, जय भीम सर जी, जय भीम जी। अभी गर्ग जी, गुड मॉर्निंग सर। वरुण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रिंस गुप्ता जी, अनमोल यादव, गुरु जी, राधे राधे, राधे राधे जी। मानवेंद्र सिंह तोमर जी, 5 क्लास नहीं दिख रहा है। अच्छा, 5 क्लास नहीं दिख रहे हैं। चलो तो एक बार हम देख लेंगे, चेक करवा लेंगे, बाकी आप जो है चिंता ना करेंगे। उदय यादव जी, सत्य कुमारी और राज प्रकाश जी, विवेक शर्मा। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, तो मुझे एक बार बताएंगे कि मेरी आवाज आप सभी तक क्लियर पहुंच पा रही है या नहीं। और क्लियर तो पहुंच पा रही होगी। अब चलते हैं भैया जी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। एक हेडिंग आप डालेंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। कौन से क्षेत्र की बात? तो राष्ट्रीय। क्लियर पहुंच रही है भैया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। पहले समझना होगा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्या है। ये दिल्ली के आसपास, इसे हम बोल देते हैं सर जी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को एनसीआर। क्या बोलते हैं भैया? एनसीआर कह देना, एनसीआर के रहने वाले हैं हम। दिल्ली से लगे हुए वो डिस्ट्रिक्ट जिसे बोलेंगे नेशनल नेशनल कैपिटल रीजन। कौन से रीजन की बात? तो सर जी नेशनल कैपिटल रीजन। ये आप सभी को एक हेडिंग डाल देनी है, नेशनल कैपिटल रीजन। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के वो डिस्ट्रिक्ट जो कि दिल्ली के आसपास हैं, मतलब, और उनका जो विकास है, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार ही इनका डेवलपमेंट वगैरह होता है। अब जैसे मैं बात करूं गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर किस में? एनसीआर में आता है। फ्राइडे क्लास नहीं चली, फ्राइडे को हुई तो थी क्लास, है ना? फ्राइडे को हुई थी भैया। कौन कह रहा है सैटरडे को ना हुई थी? फ्राइडे को क्लास हुई थी, ठीक है। चलो, अनुज प्रताप सिंह, अब चलते हैं। 3-4 दिन क्लास क्यों नहीं चल रही थी, प्लीज बता। सैटरडे संडे तो ना चली, बाकी तो कंटिन्यू चल रही है। मंडे टू फ्राइडे आपकी कक्षा चलती है। और चलते हैं, बाकी सभी मेरे साथी ध्यान से पढ़ेंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इस एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन में उत्तर प्रदेश के 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। वो 8 डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तर प्रदेश के दिल्ली से मतलब लगे हुए और दिल्ली के आसपास स्थित होंगे, और जिनमें से हम बात करें वो 8 कौन कौन से हैं। सर एक आप नाम लिख देना, गाजियाबाद। गाजियाबाद, यही तो कई बार क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में कौन सा डिस्ट्रिक्ट एनसीआर में नहीं आता है? गाजियाबाद। गौतम बुद्ध नगर, आप सभी को ध्यान में रखते हुए गौतम बुद्ध नगर। सर गौतम बुद्ध नगर से हम पहुंच गए बुलंदशहर। गौतम बुद्ध नगर से हम पहुंच गए भैया जी बुलंदशहर, और बुलंदशहर से होते हुए हम आए हापुड़ की तरफ। हापुड़ से आए मेरठ। भैया जी कहां? मेरठ। फिर मेरठ से हम पहुंचे बागपत।
मेरठ से हम पहुंच गए बागपत, और बागपत के बाद हमने जो है यहां लिख देंगे बागपत, है ना, बागपत। और बागपत के बाद हम आए भैया जी मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के आगे हमने देखा शामली। कौन सा सर जी? शामली। ये 8 डिस्ट्रिक्ट, और 8 डिस्ट्रिक्ट आप देख लो मानचित्र में भी। ये आपका, यहां से मैं बात करूं, एक सेकंड, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन पूरा जो होगा, ये ठीक है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन आपका एनसीआर में आता है। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, ठीक है, बुलंदशहर और आपका गौतम बुद्ध नगर। ये 8 के 8 डिस्ट्रिक्ट मेरे साथी ये किस में आते हैं? तो आप बता देना सर जी, ये एनसीआर में आते हैं। आ रही है बात समझ में ना? किस में? एनसीआर में। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया हमारा कि सर बागपत को एनसीआर में किस वर्ष शामिल किया गया? कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो बागपत को 1997 में शामिल किया गया था। सर हापुड़ की बात आती तो हापुड़ 2011 में, जो बाद में होते गए। शामली की बात आई सर जी, किसकी? शामली आप कर देना पहले मुजफ्फरनगर 2015, और शामली आया तो 2017। शामली आया तो 2017 ये होगा। अब कैसे क्वेश्चन आएगा? प्रमोद कुमार जी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बागपत को एनसीआर में किस वर्ष शामिल किया गया था? 1997। क्वेश्चन आता है सर जी किसकी बात? हापुड़ 2011, ये बाद में जुड़े। बाकी जब एनसीआर की स्थापना वगैरह हुई तब के ये 5 डिस्ट्रिक्ट, मतलब 4 डिस्ट्रिक्ट, और बाद में इस तरीके से जुड़ते चले जाते हैं। और सर एक और बात, अब इसके क्षेत्रफल की बात करूं, ये जो पूरा का पूरा जो एरिया है 14,826, इनका जो क्षेत्रफल इन सभी का एनसीआर में क्षेत्रफल 14,826 होगा सर। कितना? 14,826 वर्ग किलोमीटर। अब यही तो पॉइंट आता है सर, एनसीआर में कितना एरिया? 14,826, 14,826 होगा। इन पॉइंटों को एक एक को आप याद करते चलना। और सर एनसीआर में शामिल होने के लिए प्रस्तावित जिले, एक और क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल होने के लिए, एनसीआर में शामिल, आज किसकी बात है? शामिल होने के लिए प्रस्तावित शामिल होने के लिए प्रस्तावित जिले, शामिल होने के लिए प्रस्तावित होने के लिए क्या? तो प्रस्तावित डिस्ट्रिक्ट। अब वो प्रस्तावित डिस्ट्रिक्टों की बात, तो सर आप एक तो लिख देना अलीगढ़, मथुरा, हाथरस। एक आपको आया अलीगढ़, जिसे अब हरिगढ़ भी बोलेंगे कुछ दिन बाद। मथुरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस। और ये यहां पर कंफ्यूजन बन रहा है सर, आपका हो गया बिजनौर। कहीं कहीं आपको सहारनपुर भी देखने को मिल जाएगा। तो ये प्रस्तावित होने हैं। एक तो आपका ये अलीगढ़ वाला पॉइंट, ये आपका मथुरा, और ये आपका हाथरस। अलीगढ़, मथुरा, हाथरस ये प्रस्तावित, और ये आपका बिजनौर जो कि मुजफ्फरनगर से, मेरठ से भी लगा हुआ है। ये आपका बिजनौर क्या होगा सर जी? ये प्रस्तावित होगा। ये कैसा होगा? प्रस्तावित होगा। ये पॉइंट आप सभी को लिख देना है जी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। गाजियाबाद, मेरठ
से आप डायरेक्ट निकल जाएंगे यहाँ के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। प्रस्तावित होने के लिए 4 डिस्ट्रिक्ट हैं और सर जी एनसीआर में आने वाले यूपी के जिलों का विकास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार होता है। सर मैंने पंचायत बैच से पढ़ाई की थी, फिर क्लास लेनी है क्या सर? बिल्कुल ले लो भैया, ठीक है ना। और बाकी जो आपको उचित लगे वो कर लेना, ठीक है। आर्य बात समझ में ना? अच्छा, बैच में क्लास एंड वीडियोज अपलोड नहीं हुई हैं। बिल्कुल आपकी जो है बातें कर लूंगा मैं, अभी पहुंच जाएंगी। एक बात और आती, एनसीआर में आने वाले यूपी के जिलों का विकास एनसीआर में एनसीआर में आने वाले जो या एनसीआर में आने वाले यूपी उत्तर प्रदेश यूपी की बात है। एनसीआर में आने वाले यूपी के जिलों का विकास ये कर देना है। यूपी के जिलों का डेवलपमेंट, यूपी के जिलों का क्या होगा मेरे भैया जी? विकास, है ना। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नाम आ जाता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड। इस बोर्ड के दिशा निर्देशों, योजना बोर्ड की बात है कि दिशा निर्देशों के, योजना बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार होता है। किसके अनुसार? दिशा निर्देशों के अनुसार होता है। पॉइंट बड़ा शानदार होगा जी, आप सभी को नोट भी कर देना है जी। अनुसार होता है एनसीआर में आने वाले जो भी डिस्ट्रिक्ट होंगे। एनसीआर को एक्सप्लेन कीजिए। अब मैं बता तो रहा हूं, एनसीआर का मतलब है जो दिल्ली के आसपास सटे हुए वो डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट किस किस के? राजस्थान, हरियाणा और उसके उत्तर प्रदेश के। अब जैसे कि माना कि एनसीआर गौतम बुद्ध नगर हो गया, अब एनसीआर में आ गया जो दिल्ली से लगे हुए हैं या दिल्ली के आसपास। अब इनकी डेवलपमेंट की बात है, इनका विकास, इनकी सड़क पड़क जो भी है सारी चीजें, इनके कंस्ट्रक्शन की वर्क जो भी होंगे वो किसकी? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के दिशा निर्देश, वो दिशा देंगे और तब उस क्षेत्र का जो भी है रूपरेखा तैयार की जाएगी। ठीक है, चलो जी। सहारनपुर भी तो था, वो अपवाद में है, कहीं कहीं आपको बिजनौर मिल जाएगा, कहीं कहीं सहारनपुर, लेकिन राइट जो होगा वो बिजनौर होगा। अब एक बात यही आई भैया, ये तो एनसीआर हो गया। अब एनसीआर की ही तर्ज पर, इस एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने भी एक एससीआर का गठन किया। उत्तर प्रदेश ने बना दिया भैया एनसीआर की तर्ज पर एससीआर। अब एससीआर का मतलब होता है स्टेट कैपिटल रीजन। क्या होगा? तो आप करेंगे स्टेट कैपिटल रीजन, ये भी आपको कर देना है। रीजन, स्टेट कैपिटल रीजन, बोले राज्य राजधानी क्षेत्र, ये कर देना भैया जी। क्या करना है? राज्य राजधानी क्षेत्र, राज्य, ठीक है, राज्य राजधानी क्षेत्र। अब मतलब कि उत्तर प्रदेश ने एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र, और राज्य राजधानी क्षेत्र कैसे भैया जी? जो लखनऊ, अब ये आपका हो गया सर जी लखनऊ, ठीक है। अब लखनऊ के आसपास डिस्ट्रिक्ट जैसे सीतापुर, वाराणसी हो गया, रायबरेली, उन्नाव और हरदोई,
तो इसके जो है 5 डिस्ट्रिक्ट जो दिल्ली की सीमा को, सॉरी लखनऊ की सीमा को, ठीक है, किसकी, लखनऊ की सीमा को साझा करते हैं। अब एनसीआर की तर्ज पर एससीआर बना दिया। अब इसमें कितने, 6 डिस्ट्रिक्ट होंगे भैया। कितने, तो डिस्ट्रिक्ट एससीआर में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो आप लिख दो सर जी, एससीआर में डिस्ट्रिक्ट की बात आई तो 6 डिस्ट्रिक्ट होंगे। एससीआर में कितने डिस्ट्रिक्ट, 6 डिस्ट्रिक्ट होंगे। आ रही है बात समझ में, डिस्ट्रिक्टों की बात, 6 डिस्ट्रिक्ट एकदम राइट है जी। अब भैया जी इसमें 6 अब आप सभी को दिखाई भी पड़ रहे होंगे, 6 कौन कौन से हैं। तो एक आपका बन गया, अरे एक आपका बन गया लखनऊ। अब लखनऊ तो राजधानी हो गई। लखनऊ के आगे आपको दिखाई पड़ा सीतापुर। लखनऊ के आगे आपको सीतापुर। वाराणवंकी जिसे पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। फिर आप आ जाओ सर जी रायबरेली। आप देख लेंगे भैया जी रायबरेली। रायबरेली से आगे उन्नाव। रायबरेली से आगे उन्नाव, और उन्नाव से आगे आपको दिखाई पड़े हरदोई, है ना। एक बार यहां भी आप देख सकते हैं सर जी, ये आपका हो गया लखनऊ। ये आपका हो गया लखनऊ। लखनऊ से देखो ये बिडरा सीतापुर, वाराणवंकी ये रहा, रायबरेली ये रहा, उन्नाव ये रहा, और जी के हरदोई आपका ये रहा। तो 1 2 3 4 5 तो डिस्ट्रिक्ट हो गया, एक आपकी राजधानी होगी। सेम इसी तरीके से हमें इस मानचित्र में भी दिया है। सीतापुर हो गया सर जी, वाराणवंकी हो गया, रायबरेली, उन्नाव और हरदोई। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट, और यही क्वेश्चन आता है भैया जी 3,11,000 पीडीएफ में सही करवा दे। हाँ बिल्कुल, वो 3,11,000 ही थी, वो 3,10,000 होगा उसे मैं करवा दूंगा, ठीक है। आप धैर्य पकड़ेंगे बढ़िया तरीके से, लेकिन इन डिस्ट्रिक्टों को आप याद करती चलना, और इनका जो क्षेत्रफल होगा, एरिया, अब एरिया की बात 27,826 वर्ग किलोमीटर। कितना, 27,826 वर्ग किलोमीटर। 27,826 वर्ग किलोमीटर इनका, इन डिस्ट्रिक्टों का क्षेत्रफल। और उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण बना दिया, जिसका मुख्यालय लखनऊ और अध्यक्ष होंगे सीएम जी। एक और बनाया सर जी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य मतलब स्टेट कैपिटल, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र। हाँ सर, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र, क्षेत्र और बोले विकास प्राधिकरण। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ये आप सभी को करना है जी। कौन सा, विकास प्राधिकरण। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिसके अध्यक्ष ये होगा तो कहां, लखनऊ में। प्राधिकरण कहां स्थित है, लखनऊ में, और जिसके अध्यक्ष बनेंगे सीएम जी। अध्यक्ष की बात आई कि इस प्राधिकरण के, इस अथॉरिटी के अध्यक्ष, अध्यक्ष बने सर सीएम, चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना। इसके सीएम होंगे चीफ मिनिस्टर। 27,800 केशपाल सर का चेला ऋतिक गौतम, बहुत बढ़िया शाबाश। चलो जी ये पॉइंट भी आपका। और सर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण लखनऊ में, और ये पॉइंट आप सभी को यहां पर कर देना होगा। अब चलते हैं, यहां तक आ रही है बात समझ में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और जी के राज्य राजधानी क्षेत्र। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। भैया जी उत्तर प्रदेश के राज्य के प्रतीक, एक हेडिंग डाल देंगे, एक हेडिंग और डालेंगे, इसे तो हम यहां कर लेंगे उत्तर प्रदेश के राज्य के प्रतीक, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अब एक हेडिंग डालेंगे राज्य के प्रतीक पॉलिटिकल सिंबल। आप एक हेडिंग राजकीय, राजकीय प्रतीक,
और ये प्रतीक क्या होंगे? पॉलिटिकल सिंबल। ठीक है, क्या होंगे सर जी? आप कर दो पॉलिटिकल सिंबल। अब राज्य के प्रतीकों में हम पहले लेंगे भैया जी अपना प्रतीक चिन्ह, है ना? राजकीय चिन्ह, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। उत्तर प्रदेश के कौन से चिन्ह की बात आती है? राजकीय चिन्ह। अब एक हेडिंग आप सभी को डाल देनी है, राजकीय चिन्ह। ये पॉइंट आपको करना है जी। अब राज्य के चिन्ह हमारा क्या होगा सर जी? ये होगा एक व्रत, व्रत में दो मछलियां, तीर और जो है धनुष, और सर जी तीन लहरदार रेखाएं, भाई ये वाली लहरदार रेखाएं जिन्हें हम बोले ये वाली, ठीक है, गंगा यमुना, ठीक है, संगम बोलेंगे। अब इनमें अपने उत्तर प्रदेश के, हाँ जी, बस एग्जाम में और ठीक हो जाए, होगा बिल्कुल। और जी के दो मछलियां, तो इस तरीके से आप करेंगे। पहले तो होगा भैया जी एक व्रत, व्रत मीन्स सर्किल। एक क्या होगा सर जी? व्रत, व्रत का मीन्स हो गया सर्किल। एक व्रत हो गया घेरा, ये घेरा हो गया, ठीक है। पहला पूरा संपूर्ण राज्य की एकता को दर्शाता है ये क्या करता है सर जी? संपूर्ण राज्य की जितनी भर भी पूरे राज्य की संपूर्ण राज्य की एकता को दर्शाता है। एक बात तो ये संपूर्ण राज्य की एकता को दर्शाता है। पहला तो पॉइंट ये हो गया भैया, एक आपका हो गया व्रत। और ये जो व्रत है ना, ये जो सर्किल है, ये संपूर्ण राज्य की एकता को दर्शाता है। पहली बात तो ये। और इसी घेरा में सर जी दो मछलियां, हम घेरा में देखेंगे दो मछलियां। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में दो मछलियां, ये किसका प्रतीक है? अवध के मुस्लिम शासक, मतलब नवाबों का प्रतीक। अवध के जो मुस्लिम शासक है ना, हाँ सर, अवध के मुस्लिम शासक, ये कर दो मुस्लिम शासक को मीन्स आप कर देना सर जी नवाबों का। अवध की मुस्लिम शासक को मतलब नवाबों का प्रतीक, ठीक है। किसका? नवाबों का प्रतीक। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अवध के मुस्लिम शासक को मीन्स नवाबों का प्रतीक, ये दो मछलियां होंगी। अब सर जी ये जो दो मछलियां हैं हमने अपने प्रतीक में ये कहां से ली हैं? तो भैया आप ये पॉइंट कर देना, ये रोमी दरवाजा लखनऊ से, रोमी दरवाजा लखनऊ में है ना, रोमी दरवाजा लखनऊ से उठा ली। मतलब कि जो रूमी दरवाजा जो 1784-86 में अवध के नवाब आसफ उद्दौला ने जिसका कंस्ट्रक्शन करवाया, वहीं से मेरे साथी इन दोनों की दोनों मछलियों को उठाया और अपने प्रतीक चिन्ह में रख दिया जी। ठीक है जी। बहुत शानदार क्वेश्चन है, रूमी दरवाजा लखनऊ से। चलो अब इसी में क्या होगा भैया जी? धनुष और बाण। ये रे धनुष और बाण दिखाई पड़ रहे होंगे ये, ठीक है, धनुष और बाण। अब इसी में आगे चलते हुए धनुष और बाण भगवान श्री राम का प्रतीक, ठीक है। आप लिख दो धनुष, धनुष और बाण। अब ये धनुष और बाण किसका प्रतीक? धनुष और बाण, ये भी आप सभी को करना है। ये धनुष और बाण मेरे भैया जी भगवान श्री राम का प्रतीक होगा। भगवान श्री राम का प्रतीक, भगवान श्री राम का प्रतीक। ये भी पॉइंट आप सभी को लिख देना होगा, भगवान श्री राम का प्रतीक। एक पॉइंट ये।
ठीक है, धनुष और बाण। अब दूसरी बात क्या सर, एक और बात आती है, ये हो गए 3 लहरदार रेखाएं। एक और भैया जी, तीन लहरदार, कैसी लहरदार रेखाएं। ये भी पॉइंट आप सभी को एकदम शानदार वे में करना है। 3 लहरदार रेखाएं, ये भगवान मतलब कि संगम को दर्शा रही हैं। और संगम कहां, तो आप राइट करो प्रयागराज में। हाँ सर जी, संगम को दर्शा देती हैं 3 लहरदार रेखाएं। ठीक है, और जो कि गंगा, यमुना और सरस्वती तो वहां पर विलुप्त ही है ना। तो एकदम देखो शालीनता के साथ हर पॉइंट को पढ़ेंगे। और सर इस राज्य के चिन्ह को स्वीकृत मतलब राज्य सरकार के द्वारा कब स्वीकृत किया, तो आप लिख देना सर जी 1938 ईस्वी में। यही तो पॉइंट आते हैं, 19 दूनी 38, 1938 में। ठीक है, अरे भैया गुलशन कुमार मैंने देख लिया। ठीक है, जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार 3,11,000 है, मैंने देख लिया, वो उसमें करवा दिया 3,11,000। वो मैं बोला ना 3,10,000 निकल गया था, मैं करवा दूंगा और बाकी। ठीक है, चलो जी, ये पॉइंट भी आप सभी को करते चलना है। ये स्वीकृत, ये भी सारी चीजें हो गई। अब एक और चीज आपके सामने बताएंगे, क्या है ये बता दो, ये क्या है भैया। एक और आपके सामने एक प्रतीक चिन्ह दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, रूमी दरवाजे की हाइट 60 फीट है, यहां लिख दो। चलो जी, इसकी हाइट वैसे तो अभी इतिहास जब आएगा तो मैं कराऊंगा। इसकी हाइट रूमी दरवाजे की ऊंचाई जो होगी 60 फीट। ये क्वेश्चन आ गया था, इसलिए पूछ रहे हो, जूनियर असिस्टेंट में क्वेश्चन आ गया था 60 फीट। अगला नेक्स्ट, राज्य के पशु स्टेट एनिमल। एक और नाम आप लिखेंगे, राजकीय पशु। और राज्य के पशु कौन होगा, एनिमल स्टेट, एनिमल स्टेट। ये भी आप सभी को करना है, एनिमल स्टेट, एनिमल स्टेट, एनिमल स्टेट की बात ये भी कर दो जी। और सर क्या होगा, 12 सिंघा, है ना। राज्य के पशु क्या होगा भैया जी, 12 सिंघा। अब 12 सिंघा आप सभी को दिखाई पड़ रहे होंगे, ये 12 सिंघा है, इसके मतलब 12 सींग से रहते हैं। 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ को भी निकल रहा है, 5 6 7 8 9 10 11, एक पीछे को 12, 12 सिंघा मतलब ऐसे हैं, नाम है 12 सिंघा। ठीक है, अनुज प्रताप सिंह 12 सिंघा, ये हो गया जी। इसे स्वैम्प डियर भी बोलेंगे, मीन्स दलदल हिरन। इसे इंग्लिश में क्या बोल देंगे सर जी, स्वैम्प डियर, स्वैम्प डियर की बात। और सर जी स्वैम्प डियर मीन्स दलदली हिरण। 12 सिंघा की बात, इसे अन्य किस नाम से, दलदली हिरण। जो लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क है ना, वो इस दलदली हिरण की संरक्षा के लिए तो बनाया गया था। अच्छा जी, हाँ। अब भैया जी, रूसी वर्ष डुबाब शैली, मतलब डुबाऊ शैली, इसको क्या होगा, वैज्ञानिक नाम, मीन्स साइंटिफिक नेम। अब इसके वैज्ञानिक नाम की बात सर जी, ये भी आप कर देना, वैज्ञानिक नाम। अब किसके वैज्ञानिक नाम की, तो आज 12 सिंघा। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, तो आप कर देना सर जी, रिजर्व मतलब रूस वेसर्स। ठीक है, नाम भी इसका थोड़ा सा खतरनाक होगा, आ रही है बात समझ में ना। हाँ सर जी, मतलब इसको जो थोड़ा सा नाम होगा सर जी, खतरनाक होगा। ये करो, रूस वेयर्स इस तरीके से होगा। और डूबा सैली, ठीक है, क्या होगा सर जी, तो आप कर देना डूबा, मतलब कि क्वेश्चन आए डूबा सिली, ये कर देना, रूस वर्ष डूबा सिली। चलो जी, और दूसरी बात क्या आती, दुधवा नेशनल पार्क और हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य में
2 स्टार है मतलब महत्व क्या है? 2 स्टार है उनका उनका महत्व कुछ ना दे रखा, बस ठीक है ना। चलो जी, अब ये जो है मतलब कि एक और मैं बताऊं आपको, दुधवा नेशनल पार्क जो होगा, दुधवा नेशनल पार्क का निर्माण, दुधवा नेशनल पार्क का निर्माण एकमात्र यही होगा। निर्माण मीन्स कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन बारहसिंघा के, बारहसिंघा की संरक्षा के लिए, संरक्षा के लिए किया गया, के लिए किया गया। ये बता दो जी, है ना, किसके लिए? बारहसिंघा की संरक्षा के लिए किया गया। ठीक है। और भैया जी इसी के नाम पर हम देखें तो जो हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य है ना, इसी के नाम पर उसका नाम भी बदल दिया। अब आप सभी को पता है राज्य के वन्य जीव या राज्य के बारहसिंगा वन्य जीव अभयारण्य, वैसे तो टॉपिक आएगा तो आप उसमें कर देना, ठीक है। चलो जी, अंकित यादव जी आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अब उत्तर प्रदेश को राज्य के पुष्प, राज्य के पुष्प मतलब स्टेट फ्लोवर की बात है ना, राजकीय पुष्प। एक और हेडिंग आप सभी को डालनी है, बताते चले करो भाई, स्पीड के साथ मुझे बताते चलेंगे तो मुझे तो लगेगा ना कि हाँ भैया आप जो है बढ़िया तैयारी में है। स्टेट फ्लोवर ये आप सभी को करना है, स्टेट फ्लोवर। स्टेट फ्लोवर की बात आई तो आप करेंगे राज्य के पुष्प, ये क्या है भैया? पलाश, पलाश इसे बोलते हैं, ये भी आप सभी को करना है। इसका नाम होगा सर पलाश, इसका नाम होगा पलाश। अन्य नाम अभी क्वेश्चन पूछा गया था, इसको अन्य नाम टेसू है ना, अदर नेम। पलाश का अदर नेम, अदर नेम की बात तो टेसू बोल देंगे, अन्य नाम टेसू, ठीक है ना, टेसू ये होगा अन्य नाम टेसू। सर जी साइंटिफिक नेम की बात, ये क्वेश्चन आया था, उत्तर प्रदेश के राज्य के पुष्प का साइंटिफिक नेम मींस वैज्ञानिक नाम क्या है? साइंटिफिक नेम की बात भैया आप लिखो, इसका जो साइंटिफिक नेम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। हाँ सर क्या होगा? ब्यूटिया, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। कौन सा? मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ये एकदम राइट क्वेश्चन। साइंटिफिक नेम की बात है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, और इसे घोषित कब किया गया था? सर जी एक और बात, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। सर जी इसे क्या कहा जाता है? फ्लेम, फ्लेम ऑफ द, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, ये भी आप सभी को करना है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट इसे बोला जाता है, ये क्वेश्चन आप सभी को करना है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट ये आप सभी को लिख देना होगा। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। अब एक और बात, हाँ भैया इसे घोषित कब किया गया? 4 जनवरी 2011 को घोषित कब किया गया? सर जी ये बनाया कब उत्तर प्रदेश को राज्य के पुष्प? 4 जनवरी 2011 को। और इससे पहले मतलब इस पलाश से पहले मतलब पहले ब्रह्म कमल था, और पहले पहले ब्रह्म कमल जो कि आज वो उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर प्रदेश के राज्य के पुष्प पलाश से पहले उत्तर प्रदेश को राज्य के पुष्प क्या था? ब्रह्म कमल।
ठीक है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, अभी जस्ट अभिषेक गुप्ता जी एक क्वेश्चन आया था, एक परीक्षा अभी यूपी ट्रिपल एससी की हुई, उसमें क्वेश्चन आया कि उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प मतलब पलाश का साइंटिफिक मींस वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप कर देना ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी से कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां चला गा भैया, एक एक और रह गया है, एक वो ना लिया हुए हैं, सारस वाला एक और रह गया प्रतीक चिन्ह। चलो इतने इसे कर लो, ठीक है। अब आगे बढ़े सर, वैसे गैल है होती चलते। 4 जनवरी 2000 पहले ब्रह्म कमल था, प्रमोद कुमार जी, बिल्कुल यही तो चीजें आपको करनी है। अब राज के वृक्ष, स्टेट ट्री। अब बात आती है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष। राज के वृक्ष आप सभी को करना है, राज के वृक्ष मीन्स ये हो गया आपका स्टेट ट्री, स्टेट ट्री हो गया ना, स्टेट ट्री, ये हेडिंग डाल दो। और सरची नाम था अशोक, अशोक यही तो होगा, अशोक, उत्तर प्रदेश को राज्य किया है वृक्ष अशोक, शोक रहित, दुखों को दूर करने वाला, इसका अर्थ है, अशोक का अर्थ शोक रहित, अर्थ बना सरजी शोक, शोक ना कर देते जैसे, शोक रहित, ठीक है ना, मतलब दुखों को, शोक रहित दुखों को दूर करने वाला, इसको तो सरजी दुखों को दूर करने वाला, दुखों को दूर करने वाला, दुखों को दूर करने वाला लगा लेंगे, पहले ही नहीं कर ले मैं। वैज्ञानिक, इसको साइंटिफिक नेम बताना, इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा। वैज्ञानिक नाम की बात आई तो सर सराका ऐसे लिख देना आप, ठीक है, सर का अशोक, कहीं कहीं सराका, कहीं कहीं सर का लिख दो, सराका अशोक, इसको जो साइंटिफिक नेम सरा का अशोक बनेगा सर जी। और ये जो है प्रेम, सौंदर्य और स्मृति का प्रतीक, यही तो क्वेश्चन आता है अवनीश जी। हमारे उत्तर प्रदेश को राज्य के वृक्ष जो ट्री जो है अशोक, ये किसका प्रतीक माना जाता है, ये प्रतीक शब्द आ जाए, इसे प्रतीक, प्रेम सौंदर्य और स्मृति का प्रतीक माना जाता है। प्रेम सौंदर्य, एक और क्वेश्चन प्रेम, हाँ जी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रेम सौंदर्य और आपका हो गया स्मृति का, और स्मृति का, प्रेम सौंदर्य और स्मृति का प्रतीक, प्रतीक माना जाता है, प्रतीक माना, प्रतीक माना जाता है। ये क्वेश्चन आप सभी को करना है, प्रेम सौंदर्य और स्मृति का प्रतीक माना जाता है। चलो जी, ये भी आपने एकदम राइट करा। अगला क्वेश्चन, ये तो राजकीय खेल हो गया, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल मतलब स्पोर्ट्स है ना, यहीं लिख दो राजकीय, राजकीय खेल, एकदम राइट क्वेश्चन। तो आप करो स्टेट स्पोर्ट्स, स्टेट स्पोर्ट्स की बात, चलो जल्दी से बताओ, इस स्टेट स्पोर्ट्स क्या होगा, हॉकी, हाँ सर जी क्या बनेगा, हॉकी, स्टेट स्पोर्ट्स मेरे साथी हॉकी, स्टेट स्पोर्ट्स ये आपका हो गया हॉकी, स्टेट स्पोर्ट्स ये आपका बन गया हॉकी, ठीक है। एक बार जल्दी से बताएंगे थंब का निशान लगाकर।
चलो भैया, एक और ये राजकीय मछली, ठीक है, ये आपकी होगी राजकीय फिश, राजकीय मछली। और मछली बोलें तो सर ये आपका होगा स्टेट फिश, स्टेट फिश। और ये स्टेट राज्य की मछली आपकी होगी चित्ताला, चिताला, चित्ताला, ये कर देना भैया। ये आपकी होगी मीन चित्ताला। मीन मीन्स मछली, राज्य के मछली आप कर देना सर जी चित्ताला, ठीक है ना। राज्य की मछली चित्ताला, बहुत बढ़िया, अभी करा दूंगा ऐड। सर एक और आप देखेंगे, ये देखो, ये तो गंगा डॉल्फिन है जी, आ रही है बात समझ में, क्या होगी, गंगा डॉल्फिन, गांगेय ऐसे भी बोल देते हैं, उत्तर प्रदेश को जलीय जीव। ये जो बनेगा ये उत्तर प्रदेश का जलीय जीव। अब उत्तर प्रदेश के जलीय जीव की बात, तो सर आप एकदम राइट कर देना, गांगेय डॉल्फिन या गंगा, गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, ये आप सभी को करना है, गंगा डॉल्फिन, एकदम राइट क्वेश्चन, गंगा डॉल्फिन, ठीक है जी। गंगा उत्तर प्रदेश को जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, अक्टूबर 2023 में घोषित, ये भी आप कर दो घोषित कब, अक्टूबर 2023, अक्टूबर का महीना था अक्टूबर 2023 में, अक्टूबर 2023, ये भी आप लिख दो ना, अक्टूबर, और ये नदी के स्वास्थ्य का सूचक है, ठीक है। आ रही है बात समझ में ना जी। एक चीज और लिख दो, उत्तर प्रदेश का राजकीय शास्त्रीय नृत्य है, यही लिख दो। चलो मैंने लिख भी दिया, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय एकमात्र है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है तो कथक, ये और कर दो सर, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपका बन गया सर जी कथक, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपका बन गया जी कथक, ठीक है। चलो तो भाई एक और देखेंगे, ये सारस, देखो है आपने सारस, आ रही है बात समझ में, सारस आपने देखा है, ये बताओ पहले तो, ये होगा आपका राजकीय पक्षी। हाँ सर कौन सा, ये आपका हो गया राजकीय वर्ड। एक आता है राजकीय पक्षी, और राजकीय पक्षी बोलें तो स्टेट वर्ड। सर कौन सा वर्ड होगा, स्टेट, स्टेट वर्ड, ठीक है, राजकीय पक्षी, स्टेट वर्ड, ये होगा जी, राजकीय पक्षी स्टेट वर्ड, इस तरीके से आप हेडिंग डाल देंगे, ठीक है। हाँ जी, और क्या होगा, सारस, राज के पक्षी, अच्छा देखा है, राज के पक्षी क्या होगा, सारस, इसे क्रैन भी बोल देते हैं, सारस, सारस क्रैन, इसकी जो गर्दन है बहुत ऊंची होती है। और एक वीडियो भी तो आया करती थी, देखो सारस में कितना प्रेम था, अब तो पता ना नाम क्या था उनका, जो है वो सारस व्यक्ति से कितना प्रेम किया उसने, आज भी यदि वो जाता है ना उसमें, वर्ल्ड वाइड जो सेंचुरी वगैरह से वो हैं पक्षी वाला, तो वो पक्षी आज सारस उसमें बंद है, जब वो क्या नाम है, आरिफ जन आसिफ ऐसी नाम है, वो जाता है तो कितना प्यार है ना
सारस की बात है, वैज्ञानिक नाम ग्रुस एंटीगोन। सर इसका साइंटिफिक नेम आप लिखेंगे, इसका जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम आप करो भैया जी ग्रुस एंटीगोन। कौन सा? तो सर जी आप लिख देना ग्रुस, ग्रुस एन एंटीगोन, ग्रुस एंटीगोन इसका साइंटिफिक नेम होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा विशाल उड़ने वाला पक्षी है जी, सारस जो है। प्रतीक, सारस को प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। आज प्रतीक की बात आती है, प्रतीक सारस को प्रेम और समर्पण का ऐसा बताया जाता है। पहले लिखेंगे सारस को, सारस को प्रेम और समर्पण का, प्रेम और समर्पण का, समर्पण का प्रतीक माना जाता है। प्रतीक, सारस और सारणी में सारस मतलब नर और मादा में इतना प्रेम होता है, यदि इनमें से एक की भी कैसी मृत्यु हो जाए तो दूसरा भैया जी रो रो कर अपने इतना व्याकुल हो जाता है कि प्राणों को भी त्याग देता है। ठीक है सर, क्लास के क्वेश्चंस नहीं कराए हैं। कौन सी क्लास के? अभी पहले इसे टॉपिक के समाप्त तो होने दो। और ये बात समझ में ना? और सर एक और बात, अभी सारस कंजर्वेशन एवं रिजर्व सेंटर बना है। कहां पर? औरैया में एक सेंटर बना दिया सर जी, सारस कंजर्वेशन, सारस कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर। ये पॉइंट आप सभी को करना है। सारस कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर ये कहां बन गया सर जी? औरैया। ये कहां बन गया? औरैया में। ये भी पॉइंट आप सभी को करना है, औरैया में। और उत्तर प्रदेश में इटावा और मैनपुरी जैसे जिले सारस संरक्षण के लिए काफी प्रसिद्ध है। सरसई नावर झील इसके लिए एक महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है। मतलब सारस के लिए सरसई नावर झील आपने पढ़ी होगी, और ये कहां पर स्थित है? सरसई नावर झील। तो आप करो सर जी, सरसई नावर झील, और ये पड़ती है इटावा में। सरसई नावर झील ये आपकी इटावा में हो गई। ठीक है, के लिए सारस के लिए सरसई नावर झील एक महत्वपूर्ण, सरसई नावर झील इटावा एक के लिए सारस के लिए महत्वपूर्ण प्रजनन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजनन केंद्र है। महत्वपूर्ण क्या होगा सर जी? प्रजनन स्थल है, प्रजनन स्थल है। ये आप सभी को एकदम शानदार तरीके से लिख देना है। सरसई नावर झील इटावा मतलब इसके लिए, सारस के लिए एक प्रजनन स्थल होगा जी। ये पॉइंट आप सभी को लिख देना है। और इसी के साथ मेरे साथी, यहाँ से कल ये आपके क्लास 3 के क्वेश्चन नहीं कराए हैं। अभी तो मैंने कोई से के बिना कराए दिखे हैं, तो इन्हें आप जो प्रतीक चिन्ह जो कि बहुत ही शानदार वे में हमने कराए हैं, कल जो आपके होंगे आगे कराऊंगा यहाँ से, इन्हें करते चलना। ठीक है, बहुत बढ़िया से। सर हम इटावा से हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ मेरे साथी सभी बोलेंगे सर, जय हिंद, जय भारत।